सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन ये है कि सी ए नाडार जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट, कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ आर एच एल लिमिटेड। आर एच एल लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब एन बी एफ सी है, एंड उसके बहुत सारे ब्रांचेस है वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में। द कंपनी का जो द कंपनी विद अ फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस पे उसका फोकस रहता है। हैज़ अ आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 150 करोड़। कितना डिबेंचर उसका आउटस्टैंडिंग है? 150 करोड़ है। और कंपनी रिपोर्टेडली मिस्ड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ INR 15 करोड़ ऑन इट्स डेट्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी। सो 150 करोड़ का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डेट है, आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, और उस पर इंटरेस्ट आया था 15 करोड़, लेकिन कंपनी उसे पे नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ये हुआ कि आर एच एल लिमिटेड फेस्ड अ सीरीज ऑफ डाउनग्रेड्स बाय रेटिंग एजेंसीज। तो जितनी रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने डाउनग्रेड करना चालू कर दिया आर एच एल लिमिटेड को ऑन इट्स डेट ओवर द पास्ट 2 मंथ। फिर रेटिंग वॉज कट टू डी फ्रॉम A4, इम्प्लाइंग दैट कंपनी वॉज इन डिफॉल्ट और एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट सून। अब यहाँ पे उसकी रेटिंग जो ऑलरेडी A4 पे चल रही थी उसको कट डाउन करके D पे ला दिया गया, और जो इम्प्लाई करता है कि यहाँ पे जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट में है या फिर एक्सपेक्टेड टू बी इन डिफ़ॉल्ट सून, जल्दी ही डिफ़ॉल्ट में चली जाएगी। व्हाट एस्पेक्ट सी एन अडर शुड लुक इन रिलेशन टू एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, कि यहाँ पे सी एन अडर को क्या चेक करना चाहिए? इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू एक्टिविटी ऑफ mobilization of public deposits, particularly in relation to downgrading of the credit facilities by RHL Limited. So ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एनबीएफसी का क्वेश्चन है 5 मार्क का। ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन था। नाउ सी एन आर हैज़ टू असर्टन, सी एन आर यहाँ पे क्या असर्टन करेगा वेदर की कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे सी एन आर असर्टन करेगा क्या कंपनी ने कंप्लाई किया है विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो वो कौन से पॉइंट है हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द ऑडिटर शुड बेयर इन माइंड। ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा कि जो एनबीएफसी है विल हैव टू इंक्रीज या फिर रिड्यूस पब्लिक डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज क्रेडिट रेटिंग असाइन टू इट। मतलब एनबीएफसी का जो ऑलरेडी डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, उसे या तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा या तो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद जो भी उसको रिवाइज रेटिंग जो भी उसको रिवाइज क्रेडिट रेटिंग मिला है उस हिसाब से उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा पब्लिक डिपॉजिट, या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा टू इट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। यहाँ पे एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसके उसी टाइम फ्रेम में आपको वो पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज़ या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे क्या, एन ऑडिटर यहाँ पे इंश्योर करेगा कि जो एनबीएफसी हैज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम टू आरबीआई इन राइटिंग, और ऑडिटर इंश्योर करेगा कि एनबीएफसी ने ये सारी चीज़ें आरबीआई को राइटिंग में दी है। नाउ इन द इवेंट ऑफ डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग जब डाउनग्रेड होता है बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे अगर डाउनग्रेडिंग हो जाता है क्रेडिट रेटिंग का, तो एनबीएफसी जो हो रही है, एनबीएफसी एक फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अगर वो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी है और अ फैक्टर है तो वो रेगुलराइज कर देगी द एक्सेस डिपॉजिट एज प्रोवाइडेड हियर अंडर। जो भी एक्सेस डिपॉजिट होगा उसे रेगुलराइज कर दिया जाता है हियर एज प्रोवाइडेड हियर अंडर, एज प्रोवाइडेड एज फॉलो, जो नीचे दिया गया है। सो अगर डाउनग्रेडिंग हो रहा है रेटिंग एजेंसी का बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे अगर डाउनग्रेडिंग हो गया है, तो इसमें इस केस में एनबीएफसी जो होगा, जो बिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी या फिर फैक्टर, वो रेगुलराइज कर देगी एक्सेस डिपॉजिट। क्या कर देगी? रेगुलराइज कर देगी एक्सेस डिपॉजिट एज प्रोवाइडेड हियर अंडर। नाउ रेगुलराइज कब करेगी? विद इमीडिएट इफेक्ट करेगी। रेगुलराइज कब करेगी? विद इमीडिएट इफेक्ट करेगी। स्टॉप एक्सेप्टिंग द फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स। सो आप ना स्टॉप कर दोगे फ्रेश डिपॉजिट लेना, जो एनबीएफसी से फ्रेश डिपॉजिट लेना स्टॉप कर देगी, लेना ही बंद कर देगी, और जो भी रिन्यू करवाना रहेगा एग्जिस्टिंग डिपॉजिट, वो भी रिन्यू नहीं करवाएगी। इमीडिएट इफेक्ट पे स्टॉप करना पड़ेगा, आपको रिन्यू भी नहीं करने मिलेगा। जितने भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट चल रहे हैं शैल रन ऑफ टू मैच्योरिटी। जितने भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे रन ऑफ करना पड़ेगा, मैच्योरिटी तक उसको लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि ये जो पोजीशन है एनबीएफसी का, विद इन 15 डेज वर्किंग डेज, विद इन 15 वर्किंग डेज किसको बताना पड़ेगा? कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई में यहाँ पे एनबीएफसी को जाके बताना पड़ेगा, जहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, जहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वहाँ पे कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को यहाँ पे बताना पड़ेगा। कितने दिनों में बताना पड़ेगा? 15 वर्किंग डेज में बताना पड़ेगा।
फिर 14 पॉइंट आता है कि नो मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट शैल बी रिन्यूड विदाउट द एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। कोई भी मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट है, मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट है, वो रिन्यू नहीं कर सकते, विदाउट द एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। जब तक वॉलंटरी कंसेंट या फिर एक्सप्रेस कंसेंट नहीं मिल जाता किसका, डिपॉजिटर्स का। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।